So, as for discussion from today, we have to start discussion about the crash course for जो हमारी MHT CET है, हमारी MHT CET है 2021, उसका क्रैश कोर्स हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है। लेकिन इस साल जो है ये बोलने के लिए क्रैश कोर्स है, अपन कोई भी कंसेप्ट जो है वो क्रैश कोर्स की तरह नहीं लेंगे। ईच एंड एवरी जो कंसेप्ट है अपन उसको जितना डेप्थ में उसको स्टडी कर सकते हैं उतना डेप्थ में अपन स्टडी करने वाले, ठीक है। सो नाउ ऑनवर्ड, आज से लेके हम शुरू कर रहे हैं अपना शेड्यूल। तो आज के बाद हमारा शेड्यूल कैसे रहेगा, एक बेसिक इंट्रो आपको दे देता हूं। सबसे पहले हमारे जो स्टेट बोर्ड के बुक्स है उसमें 11th स्टैंडर्ड से हमें सीईटी के लिए 8 टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। एंड ये 12th स्टैंडर्ड का जो है वो पूरा बुक जितने सारे टॉपिक्स है उन सारे टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करना है। बट एक्सक्लूडिंग इस साल बोर्ड के एग्जाम के लिए बोर्ड ने जो सिलेबस डिलीट किया था, एक्सक्लूड किया था, उसको छोड़ के रिमेनिंग सारी कंसेप्ट हमें 12th के सिलेबस से स्टडी करनी है, ठीक है। और इन सारे डिस्कशन में जो हम प्रिपरेशन करेंगे बोलने के लिए, ये स्टेट बोर्ड का सिलेबस है ऐसे अपन बोलेंगे, लेकिन लास्ट ईयर से जो न्यू सिलेबस आया है तो उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो एनसीईआरटी में एंड स्टेट बोर्ड में बेसिकली ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो कंसेप्ट ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे और इतना ही सफिशिएंट नहीं था। इसलिए इस साल जो है वो सीईटी के नोटिफिकेशन में एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है कि लेवल ऑफ द क्वेश्चंस इन द सीईटी विल बी सेम एज दैट ऑफ जेईई मेंस, या फिर जो बायो की सीईटी होगी उसकी लेवल, क्वेश्चंस की लेवल वो सेम रहेगी एज दैट ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन नीट। यानी कि इस साल जो हमारा प्रिपरेशन रहने वाला है वो नॉर्मल लास्ट ईयर के सीईटी की तरह नहीं होगा। इस साल जो क्वेश्चंस आएंगे वो चैलेंजिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसलिए हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें हमें क्वेश्चन के जो सॉल्व करने वाले नंबर्स है उनको भी ज्यादा रखना है और जो लेवल है उसको भी मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये हमारा रेगुलर का शेड्यूल रहेगा। लाइव लेक्चर रहेगा फ्रॉम 6 PM टू 7:30 PM। उसके बाद में 7:30 PM पे ग्रुप के ऊपर आपको वर्कशीट अपलोड होगी, वर्कशीट मिल जाएगी। जिनको पॉसिबल है प्रिंटेड यहाँ से कलेक्ट करना उनको प्रिंटेड मिलेगी, जिनको सॉफ्ट में चाहिए उनको सॉफ्ट में मिलेगी। एंड उसके बाद में 9 PM को आपको टेस्ट मिलेगी, ठीक है। जो कंटेंट हमने आज डिस्कस किया है एंड जो वर्कशीट आपको प्रोवाइड की थी उस वर्कशीट को सॉल्व करके आप टेस्ट अटेंड करेंगे। मतलब आज से लेके जब हमारा क्रैश कोर्स खत्म होगा बिफोर 2 डेज, सीईटी के 2 दिन पहले तक रेगुलर आपकी टेस्ट रहेगी, ठीक है। एंड एवरी संडे यूनिट टेस्ट विल बी देयर, जिसमें हमें संडे तक मंडे टू सैटरडे जो भी पार्ट डिस्कस हुआ है उसको डिस्कस करना है, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारा स्टडी प्लान रहेगा। हम उसको 50 डेज का प्लान कर रहे हैं, अभी तो कोई भी डेट्स हमारे सामने नहीं है सीईटी की। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2nd या 3rd वीक ऑफ सितंबर जो है वो सीईटी कंडक्ट हो सकती है। उससे पहले हमें जो कंसेप्चुअल पार्ट है विद एमसीक्यू की प्रैक्टिस एंड विद टेस्ट शेड्यूल सारा कुछ कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो डिस्कशन अपन शुरू करने वाले हैं वो बेसिकली अपन शुरू कर रहे हैं 11th स्टैंडर्ड के टॉपिक से। आपको मालूम होगा कि 11th स्टैंडर्ड से हमें फिजिक्स में जो है वो 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं एंड रिमेनिंग 40 क्वेश्चन जो है वो 12th स्टैंडर्ड से आने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर परसेंटेज वाइज यहाँ पे देखेंगे तो 11th स्टैंडर्ड के जो टॉपिक्स है इनको 20% वेटेज है एंड रिमेनिंग 80% वेटेज जो है वो 12th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स को है, ठीक है। बट ये वेटेज वाइज कैलकुलेशन अपन यहाँ पे इतना कट टू कट नहीं करने वाले। हमारा बेसिक पर्पस ये है कि हमें सीईटी को क्रैक करके अच्छा स्कोर लेके क्या करना है, इंजीनियरिंग करनी है, नहीं तो अदर अगर मेडिकल सीईटी दे रहे तो फार्मेसी करनी है, ठीक है। तो आगे जाके भी ग्रेजुएशन में भी हमें सेम कंसेप्ट का, सेम सब्जेक्ट का वहां पे प्रिपरेशन करना है। इसलिए जब लेक्चर का कंटेंट अपन कर रहे हैं जैसे कट टू कट ये सीईटी का है ये नहीं है ऐसे अपन नहीं देखने वाले। जो भी कंसेप्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी उसको अपन डिटेल में स्टडी करने वाले, ठीक है। तो 11th स्टैंडर्ड के अगर टॉपिक्स को देखा जाए तो सीईटी में जो टॉपिक दिया है फर्स्ट वन वो है मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन। अब ये मोशन इन ए प्लेन से हम आज का डिस्कशन शुरू करने वाले हैं। 11th स्टैंडर्ड के मोशन इन ए प्लेन के बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं सीईटी के लिए उसमें आता है लॉज ऑफ मोशन। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज ग्रेविटेशन। उसके बाद में आता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, देन साउंड, देन ऑप्टिक्स, उसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड देन सेमीकंडक्टर। इतने टॉपिक हमें फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने हैं, ये सबको मालूम ही होगा। सो विदाउट
इन्वेस्टिंग वेस्टिंग एनी टाइम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अबाउट मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, मैंने पहले क्लियर किया है कि हमारा जो डिस्कशन होगा क्रैश कोर्स की तरह कोई भी घुमा फिरा के पटपट कंसेप्ट कंप्लीट नहीं होगी। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रही है, उसके ऊपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं हो रही है, वी विल नॉट प्रोसीड, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम इस साल मिला है हमें क्रैश कोर्स को, वो रेगुलर क्रैश कोर्स से बहुत ज्यादा है, तो अपन उसको प्रॉपर यूटिलाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे अभी टॉपिक का डिस्कशन शुरू करना है, वो है मोशन इन ए प्लेन। अब मोशन इन ए प्लेन, इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा इस वर्ड के बारे में कि हमें प्लेन में पढ़नी है, क्या पढ़नी है, मोशन। तो ये मोशन मतलब एक्चुअल में होता क्या है। अगर मोशन हमें क्लियर हो गई तो हम प्लेन में मोशन कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कैसी होती है, सर्कुलर में मोशन कैसी होती है ना, रोटेशनल में मोशन कैसी होती है, वो बातें डिस्कस कर सकते हैं। तो बेसिकली पहला पार्ट आता है व्हाट इज मीन बाय मोशन। यस, एनीवन कैन आंसर। ऋषभ, व्हाट इज मीन बाय मोशन बेटा? हर्षदा, योगेंद्र, प्रशांत, आवाज आ रहा है सबको? रेणुका, व्हाट इज मोशन? आवाज आ रहा है क्या सबको? क्लियर ऑडियो वीडियो? ठीक है, तो नहीं देना आंसर नहीं बोलो ना बेटा, कोई कमेंट नहीं दे रहा, मुझे लगा वीडियो पॉज हो गया, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो डिस्कशन शुरू करना है हमें अबाउट मोशन इन ए प्लेन। तो उसमें पहला वर्ड आता है मोशन। तो व्हाट इज मीन बाय मोशन, ऋषभ? सर, चेंज विद टाइम ऑफ अ पोजीशन बाय ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी। वेरी गुड। बॉडी की अगर टाइम से पोजीशन चेंज होती है तो करेक्ट है, करेक्ट है। हर्षदा, चल, मोशन मतलब क्या होता है? चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी with respect to space and time, with respect to space and time। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो। इस स्टेटमेंट के अराउंड ही हमारा नेक्स्ट जो है 2 to 3 टॉपिक का डिस्कशन 11th स्टैंडर्ड में एंड 3 to 4 टॉपिक का डिस्कशन 12th स्टैंडर्ड में चलने वाला है। ठीक है ना, आपको लगता है कि सर मोशन तो मालूम ही होती है, क्या बोलेंगे उसको, क्या लिख के देंगे, लेकिन ये मोशन से रिलेटेड हमें 11th में एज वेल एज 12th में दोनों मिला के नियर अबाउट 6 to 8 टॉपिक्स पढ़ने हैं। और पूरा जो हमारा मैकेनिक्स वाला सेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ इस मोशन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो पहले मोशन को समझना पड़ेगा आपको, मोशन मतलब क्या होता है। कंडीशन क्या है, देखो कोई भी बॉडी मोशन परफॉर्म कर रही है, ये अपन कैसे बोल सकते हैं, कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, उसके लिए मैंने यहां पे लिखा है कि उस बॉडी की जो पोजीशन है वो चेंज होनी चाहिए। पोजीशन अगर बॉडी की चेंज हो रही है, लेकिन पोजीशन चेंज होगी मतलब क्या चेंज होगा, फिर से वही बातें आ रही है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पोजीशन मतलब क्या है। यस, व्हाट इज मीन बाय पोजीशन, प्रशांत? पोजीशन मतलब क्या होता है कि पोजीशन मतलब है पॉइंट इन द स्पेस, point in the space at which body exists at the given instant of time, at the given instant of time। लिंक लगाओ बेटा, ये कंसेप्ट क्लियर हो गए तो बहुत सारे टॉपिक में हमें ये हेल्प करने वाली है। देखो बॉडी की पोजीशन मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आप जहां कहीं पे भी हुए और आपको किसी का कॉल आ रहा है और बोल रहा है कि वेयर आर यू, तो आप क्या कर रहे हो, खुद की पोजीशन एक्सप्लेन कर रहे हो। ठीक है, घर पे है, फिर घर का एड्रेस, फिर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा तहसील है, कौन सा मतलब कंट्री है, ये सारा आप मैप के ऊपर एक पॉइंट लोकेट कर रहे हो कि इस टाइम तक मेरी ये पोजीशन है, मतलब मैं यहां तक। तो जैसे कि यहाँ पे ऊपर हमने लिखा था कि मोशन का मतलब चेंज इन पोजीशन होता है। अब पोजीशन का बदलना मतलब क्या, कि जिस पॉइंट के ऊपर बॉडी एग्जिस्ट थी वो पॉइंट अगर चेंज हो गया, यानी फॉर एग्जांपल कोई ट्रैवल कर रहा है, एक कार है ट्रैवल कर रही है फ्रॉम क्रांति चौक टू बाबा पेट्रोल पंप, तो हम बोल सकते हैं कि वो कार जो है वो मोशन परफॉर्म कर रही है। कैसे, कहां से आ गया ये, देखो इनिशियली कार थी क्रांति चौक पे, मतलब ये कार की पोजीशन बन गई, एक पॉइंट है क्रांति चौक स्पेस में जिसके ऊपर कार गिवन टाइम पे प्रेजेंट थी। थोड़ी देर बाद ड्राइवर के दिमाग में और कुछ आ गया और उसने कार जाके बाबा पेट्रोल पंप पे जाके रुकाई, तो फिर क्या होगा, उसकी न्यू पोजीशन बाबा पे आ गई। इसका मतलब बॉडी की पोजीशन चेंज हो गई।
तो बॉडी के पोजीशन के चेंज होने को ही हम यहाँ पे मोशन बोल रहे हैं, लेकिन सिर्फ बॉडी के पोजीशन की चेंज होने से काम नहीं बनेगा। यहाँ पे हमें जो चेंज इन पोजीशन ऑकर होने वाली है उसको विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। सराउंडिंग के स्पेस के साथ हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कहां से आ गई बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आगे जाके हम एक स्टैंडर्ड वर्ड यूज करने वाले हैं, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसके साथ अपन रेफर कर रहे हैं, जब तक ये मोशन का एक लिमिटेशन है कि किसके साथ अपन कंपेयर कर रहे हैं, किसके साथ हम रेफर कर रहे हैं, मतलब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है, हमारा स्पेस एंड टाइम कौन है, ये जब तक डिफाइन नहीं करते तब तक अपन मोशन के बारे में कोई भी कंक्लूजन नहीं दे सकते, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट की अगर बात करेंगे तो ये जो माउंट एवरेस्ट है ये मोशन में है या रेस्ट में है, ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया तो कुछ लोग बोलेंगे कि सर माउंट एवरेस्ट है वो तो रेस्ट में है, इतने सालों से है, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि सर वो रेस्ट में है। लेकिन अगर अर्थ के सरफेस के ऊपर से देखेंगे तो अगर हम मून पे जाएंगे एंड मून के ऊपर जाने के बाद अगर अर्थ को देखेंगे तो अर्थ रोटेट हो रही है, अर्थ के रोटेशन के साथ वहां पे माउंट एवरेस्ट भी मूव हो रहा है, इसका मतलब माउंट एवरेस्ट मोशन में है अगर मून से देखेंगे तो, एंड वो रेस्ट में अगर अर्थ से देखेंगे तो। इसलिए मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, स्पेस एंड टाइम जो है, इसको पहले कंसीडर करना पड़ता है। इसलिए आगे जब भी हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो हमारे पास एक तो वहां पे अगर मेंशन नहीं किया है तो हमारा स्पेस एंड टाइम, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारी अर्थ होती है, हमारा सरफेस ऑफ अर्थ होता है, एंड अगर ऐसे स्पेसिफाई करके अगर नहीं देंगे तो हम वहां पे क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस कंसीडर करते हैं, ये बन गया एक्स एक्सिस, ये बन गया वाई एक्सिस। तो हमें बॉडी की अगर पोजीशन स्पेसिफाई करनी है तो हम बोलते हैं कि इनिशियली बॉडी कहां पे है, ए के ऊपर है। अब ए क्या हो गया, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए x1, y1, बाद में बोलेंगे कि थोड़ी देर बाद बॉडी बी पे चली गई और उसके कोऑर्डिनेट बन गए x2, y2। यानी कि देखो केस क्या है कि पहले बॉडी ये विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इस पॉइंट के ऊपर थी, मतलब ये बॉडी की बन गई पोजीशन, लेकिन ये पोजीशन डिफाइन की हमने किसके रेफर करके, उसको रेफर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कौन था, स्पेस एंड टाइम, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब ये एक्स एंड वाई एक्सिस की सिस्टम थी जिसको अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो आगे जाके हम यही सिस्टम का यूज करके बॉडी की जो पोजीशन है उसमें होने वाला जो चेंज है उनको स्पेसिफाई करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बस मोशन एंड पोजीशन एंड उसके साथ में स्पेस एंड टाइम एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डिस्कशन होने वाला है वो हमें मोशन के अबाउट करना है। तो मोशन मतलब क्या होता है वो तो क्लियर हो गया, मोशन मतलब है चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम। अभी सेम पार्ट आता है इसी मोशन से रिलेटेड, नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट बात आती है, दैट इज टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन मतलब जो मोशन हम पढ़ने वाले हैं उसको तो हमने डिफाइन कर लिया, कैसे डिफाइन कर लिया कि चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग स्पेस एंड टाइम, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस बॉडी की जो चेंज होने वाली पोजीशन है उसको हमने मोशन बोल दिया। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा, जैसे मैंने कार का एग्जांपल बोला था, कार ट्रैवलिंग फ्रॉम क्रांति चौक टू बाबा पेट्रोल पंप, उस केस में कार की एक्चुअल में पोजीशन चेंज होती है, लेकिन मेरे रूम में यहाँ पे फैन है, एक फैन बंद है, स्विच ऑफ है, दूसरा शुरू है, तो जो फैन रोटेट हो रहा है यहाँ पे उसको अपन बोल सकते हैं कि वो मोशन में है। लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर वो मोशन में है तो वो हमारे डेफिनेशन के साथ यहाँ पे उसकी कंडीशन मैच नहीं कर रही है। डेफिनेशन में डिफाइन करते टाइम हमने बोला कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम, लेकिन वहां पे अगर फैन की कंडीशन अगर देखेंगे तो वो फैन स्पेस एंड टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, जहां पे है वहीं पे रोटेट हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं क्या फैन मोशन में है करके, यस नो, यस नो, रेणुका बोल सकते हैं क्या फैन मोशन में है? यस, डेफिनेटली बोल सकते हैं। व्हाई? क्योंकि फैन की जो मोशन है मोशन में, वेरी गुड, वो अलग टाइप के मोशन में है, मतलब मोशन तो है, पोजीशन तो चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग पोजीशन चेंज होनी चाहिए उस तरह से चेंज नहीं हो रही है, और उस टाइप के मतलब फैन की जो मोशन है उस मोशन को हम बोलते हैं एज ए रोटेशनल मोशन। तो हर एक केस में क्या होता है, हमारे सराउंडिंग में जब भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है वो डिफरेंट तरीके से चेंज करती है, इसलिए हम यहाँ पे मोशन को वेरियस वे से ऐसे
सेपरेट करते, डिवाइड करते, ठीक है। जिसमें फर्स्ट मोशन आती है जिसको बोला जाता है रेक्टिलिनियर मोशन। नाउ व्हाट इज मीन बाय रेक्टिलिनियर मोशन? रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग मूव होती है तो हम उसको कंसीडर करते हैं बॉडी की जो मोशन है वो कैसी है, रेक्टिलिनियर मोशन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेक्टिलिनियर मोशन के साथ में और एक मोशन आती है जिसको अपन बोलते हैं कर्विलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन। अब ये कर्विलिनियर मोशन मतलब क्या होगा? ऐसी मोशन जिसमें बॉडी कर्व के अलोंग, फिर वो सर्कुलर कर्व हो सकता है, सर्कुलर आर्क हो सकता है, उनके अलोंग मूव होती है। तो यहाँ पे इन दोनों के केस में अगर हम देखेंगे तो हमें समझ में आता है कि एक्चुअल जो बॉडी है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसलेट होती है, इसलिए इन दोनों के मोशन को हम कंबाइनली कंसीडर करते हैं एज ए ट्रांसलेशनल मोशन। अब देखो ट्रांसलेशनल मोशन मतलब क्या होगा? जैसे ये चौक मेरे हाथ में, मैंने ऐसे फेंक दिया तो ये पोजीशन से वो वहां तक चला जाएगा, मतलब ये एक्चुअल में ट्रांसलेट होगा फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। तो उस केस में बॉडी अगर ट्रांसलेट हो रही है मतलब बॉडी परफॉर्म कर रही है ट्रांसलेशनल मोशन। अब ये ट्रांसलेशनल मोशन को अपन दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। एक बन गई रेक्टिलिनियर मोशन जिसमें बॉडी सिर्फ स्ट्रेट लाइन पाथ के अलावा मूव होगी। उसके बाद में आएगा कर्विलिनियर मोशन जिसमें बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ छोड़ के कर्व पाथ के अलोंग, यानी कि जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है, जैसे सर्कुलर मोशन है, उस पाथ के अलोंग बॉडी मूव होने वाली है। यानी कि यहाँ पे अगर थोड़ा सा और देखेंगे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी बोला था कि यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्पेस एंड टाइम हमें हर बार रिक्वायर्ड होगा, तो उसके लिए अपन यूज करेंगे सिस्टम ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की सिस्टम, और वो जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो बनेगा ओरिजिन। तो अगर यहाँ पे बात रेक्टिलिनियर मोशन की चल रही है तो हमने देखा कि बॉडी एक पॉइंट से निकलेगी दूसरे पॉइंट पे जाएगी तो वो हर बार अलोंग स्ट्रेट लाइन ही जाएगी। यानी कि अगर कोई गाड़ी है, कोई बॉडी है, वो अगर एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही है तो वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग ही ट्रेवल करेगी। अगर कोई बॉडी है सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही है तो सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग ही ट्रेवल करेगी। इसको ही अपन बोल सकते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल कर रही है। तो इस तरह की बॉडी अगर किसी भी एक एक्सिस के अलोंग मूव हो रही है तो उस बॉडी के मोशन को समझने के लिए हमें उस एक्सिस के अबाउट की इंफॉर्मेशन सफिशिएंट होती है। मतलब इस टाइप के मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए एक डायमेंशन के अबाउट की इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है, इसलिए इसी रेक्टिलिनियर मोशन को हम मोशन इन वन डायमेंशन ऐसे भी बोलते हैं, मोशन इन वन डायमेंशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन। ऐसे क्यों? क्योंकि इस मोशन के बारे में, अब मोशन में पढ़ना क्या होता है आगे जाके हम देखेंगे कि मोशन में हमें बेसिक तीन ही चीजें पढ़नी है, एक डिस्प्लेसमेंट है, दूसरा वेलोसिटी है, तीसरा एक्सेलरेशन है। एंड ये तीनों रिलेटेड ही पूरी बातें हम मोशन इन ए प्लेन वाला जो हमारा टॉपिक है वहां पे अपन पढ़ने वाले हैं। और उस टॉपिक में हमें रेक्टिलिनियर मोशन भी पढ़नी है, आगे जाके हमें कर्विलिनियर मोशन भी पढ़नी है, ठीक है। अब कर्विलिनियर मोशन की अगर बात करेंगे तो ये कर्विलिनियर मोशन में अगेन दो पार्ट आते हैं। उसमें पहला पार्ट आता है जिसको अपन बोलते हैं एज ए प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब बेसिकली ये प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब होता क्या है? ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसमें जो है बॉडी जब भी मूव होती है तो बॉडी के मोशन में उसके एक्स एज वेल एज वाई दोनों एक्सिस के कोऑर्डिनेट कंटिन्यूअसली चेंज होते हैं। मतलब कि देखो कोई भी फुटबॉल है और फुटबॉल ग्राउंड पे हमने उसको किक किया तो किक करने के बाद ये बॉल क्या करता है, इस पाथ से ऐसे मूव करता है। तो ये जो मोशन यहाँ पे दिख रही है, ये कर्व जो यहाँ पे दिख रहा है, इसको बोला जाता है एज ए प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखेंगे ये एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से, तो कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम अगर मैं लूंगा, सपोज t1 इतने टाइम पे बॉडी की पोजीशन चाहिए, तो बॉडी थी पॉइंट P पे, तो पॉइंट P पे इसका कोऑर्डिनेट है x1, इसका कोऑर्डिनेट है y1। दूसरा टाइम अगर मैं लूंगा t2, तो t2 टाइम के बाद ये बॉडी q पर आ गई और ये q पर ये x कोऑर्डिनेट x2 होगा और y कोऑर्डिनेट y2 होगा। अब ये डायग्राम से हमें समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इस बॉडी के x कोऑर्डिनेट एज वेल एज y कोऑर्डिनेट दोनों भी कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं।
एंड दोनों कोऑर्डिनेट के चेंज होने की वजह से इस टाइप के मोशन को हमें कंसीडर करना पड़ता है एज ए मोशन इन ए प्लेन। एंड इसको समझने के लिए हमें दो दो एक्सिस के अबाउट की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, इसलिए हम बोलते हैं इसको मोशन इन टू डायमेंशन। उसी तरह से जब अपन प्रोजेक्टाइल का डिस्कशन खत्म करेंगे, आगे जाके हमें डिस्कशन करना है अबाउट सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, अब ये सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि बॉडी मूव होती है अलोंग सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। यानी कि फिर से देखो, यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है एंड इनके प्लेन में कोई भी बॉडी है जो इस तरह से ये सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव हो रही है। तो यहाँ पे भी अगर टाइम t1 के बाद बॉडी की कोई भी एक पोजीशन लेते हैं, जैसे p है, तो उसका x कोऑर्डिनेट बन गया x1, y कोऑर्डिनेट बन गया y1। अगर हम बात करेंगे t2 इतने टाइम इंटरवल के बाद, तो वहां पे पॉइंट आएगा q, जिसके बाद x1 की जगह पे कोऑर्डिनेट आएगा x2 एंड y1 की जगह पे कोऑर्डिनेट आएगा y2। यानी इस टाइप के मोशन में भी क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन में भी, कि हर बार बॉडी का जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे x एज वेल एज y दोनों भी कोऑर्डिनेट साइमल्टेनियसली चेंज हो रहा है। तो दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, इसलिए हम इस कर्वीलिनियर मोशन को मोशन इन टू डायमेंशन ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है उतना ही सिलेबस हमारे टॉपिक का है, जिसको हमने मोशन इन ए प्लेन बोला है। तो मोशन इन ए प्लेन में हमें एक्चुअल में क्या क्या पढ़ना है, वो पूरा डेटा आपको ये दो तीन स्टेटमेंट से समझ में आया होगा। मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे मतलब सबसे पहले हमें मोशन को पढ़ना पड़ेगा, एंड मोशन जो भी हम पढ़ेंगे उसको ये स्पेशल केसेस में पहले सिर्फ स्ट्रेट लाइन के अलोंग पढ़ेंगे, उसके बाद कर्व के अलोंग पढ़ेंगे, एंड कर्व के अलोंग पढ़ने के बाद उसकी स्पेशल केस लेंगे जिसको हमने प्रोजेक्टाइल मोशन बोला है, देन हमने सर्कुलर मोशन बोला है। ठीक है, तो ये था बेसिकली हमारे टॉपिक का इंट्रोडक्शन। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। मोशन मतलब क्या है, पोजीशन मतलब क्या है, टाइप्स ऑफ मोशन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इस टॉपिक में हमें मोशन से रिलेटेड जितना कंटेंट पढ़ना है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। आगे जाके आपको रोटेशनल मोशन है, देन वाइब्रेशनल मोशन है, उसको अपन 12th के सिलेबस में देखने वाले हैं, तो उसको मैं वहीं पे डिफाइन करूंगा, वहीं पे इंट्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, तो हमें डिस्कशन शुरू करना है अबाउट मोशन। अब मोशन का इस टॉपिक में जो पार्ट अपन पढ़ने वाले हैं उसको बोला जाता है एज ए काइनेमेटिक्स। इस टॉपिक में हम जो मोशन पढ़ने वाले हैं, मोशन का जितना कंटेंट इस टॉपिक में हमें दिया है उसको बोला जाता है एज ए काइनेमेटिक्स। व्हाट इज मीन बाय काइनेमेटिक्स? काइनेमेटिक्स का मतलब होता है The study of motion of object without considering the cause of motion. It's called as Excellent. kinematics. वेरी गुड। काइनेमेटिक्स का मतलब हो गया स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ फोर्स। उसको मतलब ऐसे बोलते हैं अपन कि विदाउट कंसिडरेशन ऑफ कॉज ऑफ मोशन। लेकिन जो मैकेनिक्स की मोशन अपन स्टडी करते हैं, हर बार बिहाइंड एवरी टाइप ऑफ मोशन देयर इज ओनली वन कॉज, दैट इज फोर्स। तो इस काइनेमेटिक्स में हमें जो भी कंटेंट पढ़ना है इसी टॉपिक का कंटेंट पढ़ना है, जिसमें रेक्टिलिनियर मोशन होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन होगी, सर्कुलर मोशन होगी। तो वहां पे हमें ये फोर्स को छोड़ के फिर रिमेनिंग मोशन पढ़नी है। अब जो मोशन हमने यहाँ पे डिफाइन की थी कि मोशन मतलब क्या होता है, चेंज इन पोजीशन होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली मोशन को पढ़ते टाइम अपन हम क्या करते हैं, उसको अगेन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कुछ होते हैं कॉजेस ऑफ मोशन, कुछ होते हैं इफेक्ट्स ऑफ मोशन। अब कॉजेस मतलब रीजन, किसके वजह से मोशन परफॉर्म हो रही है, एंड उसके बाद में इफेक्ट्स मतलब मोशन के परफॉर्म होने से क्या होता है। तो यहाँ पे हमने डिसाइड किया है कि जब अपन काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो हम फोर्स नहीं पढ़ेंगे, मतलब मोशन क्यों परफॉर्म होती है उसके कॉज से हमें कुछ भी लेना देना नहीं होगा। यहाँ पे हमें डिस्कस करना है ओनली इफेक्ट्स ऑफ मोशन के अबाउट, जिसमें हमें तीन ही कंसेप्ट को पढ़ना है। फर्स्ट वन डिस्प्लेसमेंट, सेकंड वन वेलोसिटी, थर्ड वन एक्सेलरेशन। यानी कि हमारा जो मोशन इन ए प्लेन है उसमें हमें जो डिस्कशन करना है ये सिर्फ और सिर्फ तीन कंसेप्ट से रिलेटेड रहेगा। बट इनके कंपैरिजन में हमें कुछ स्केलर क्वांटिटी भी पढ़नी पड़ती है, जैसे डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्टेंस या फिर पाथ लेंथ बोलेंगे, देन वेलोसिटी के कंपेयर करने के लिए स्केलर क्वांटिटी आएगी, दैट विल बी द स्पीड। यानी यहाँ पे इस टॉपिक में हमें सिर्फ मोशन का काइनेमेटिक्स वाला पार्ट पढ़ना है, एंड काइनेमेटिक्स में सिर्फ हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो
अभी शुरू करते हैं एक्चुअल कंटेंट ऑफ द टॉपिक। ये सारा बेसिक इंट्रोडक्शन था सेक्शन का, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट से हम यहाँ पे डिस्कशन शुरू करेंगे। तो व्हाट इज मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? चलो बोलो, डिस्प्लेसमेंट मीन्स व्हाट? हमने मोशन को डिफाइन किया था, तब बोला था कि चेंज इन पोजीशन। अब बॉडी की अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो हम कंसीडर करेंगे कि बॉडी क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा? चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। और बोलो अर्षदा। शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ डिस्टेंस, मींस डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट पाथ। हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन। कौन सी? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मींस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को अपन दो वे से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन। अब कौन सी पोजीशन? जहां से बॉडी ने अपनी मोशन स्टार्ट की थी वो इनिशियल, एंड जहां पे आके बॉडी रुक गई मतलब वो फाइनल, ठीक है। तो सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन जो है उसको बोला जाता है एज ए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये सिर्फ हमें डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करती है। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? अगर हमें डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन चाहिए तो दूसरी वाली डेफिनेशन यहां पे यूज करनी पड़ेगी। कौन सी? चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब कि ये बॉडी पहले ए के ऊपर है जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। देन बॉडी बी के ऊपर चली गई जिसके कोऑर्डिनेट्स आ गए x2, y2। तो अगर मुझे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो बॉडी ए से निकल के इधर घूम फिर के गई थी या फिर डायरेक्ट गई थी या फिर और कोई पाथ था, इससे कुछ लेना देना नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमें क्या करना पड़ेगा? बस यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन जो है बॉडी की उसको स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना पड़ेगा और ये बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब स्ट्रेट लाइन ही क्यों ड्रॉ करनी है? क्योंकि यहाँ पे हमने बोला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एंड अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हर बार स्ट्रेट लाइन का होता है। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करते टाइम बॉडी किस पाथ से कहां पे घूम रही थी वो डिपेंड नहीं करता है, वहां पे हमें बस चलो ओके। तो स्ट्रेट लाइन क्यों ड्रॉ करनी है? उसका रीजन ये है कि अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री वी नो दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें स्ट्रेट लाइन से ही मिलता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते टाइम एक बात आपको याद रखनी है कि बॉडी ने कौन सा पाथ फॉलो किया था, हमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। ये पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन है, पाथ से कुछ मालूम ही नहीं, मतलब कुछ लेना देना ही नहीं होगा हमें। बस इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई, दोनों को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दिया, बन गया डिस्प्लेसमेंट। हम टॉपिक में आगे डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करने के लिए एक्स, डी या फिर एस, इनमें से कोई भी एक नोटेशन यूज कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट, अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है मतलब लेंथ है तो SI यूनिट बनेगा मीटर, एंड ये अगर मीटर है तो इसके डायमेंशंस रहेंगे L1, M0, T0। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर, इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको डायरेक्शन होगी, सो इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम कहां से कहां तक? इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। हमेशा से इसकी डायरेक्शन कहां से कहां तक होती है? इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब ये डिस्प्लेसमेंट जब भी आता है तो हमें डिस्प्लेसमेंट के साथ यहाँ पे और एक क्वांटिटी है उसको हर बार इसके साथ ही पढ़ना पड़ता है, दैट इज डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट तो पूरा मालूम हो गया हमें, अब डिस्टेंस मतलब क्या होता है बोलो? क्या है डिस्टेंस मतलब? यस, डिस्टेंस मतलब उसको अपन पाथ लेंथ भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड by the body during its course of motion। यानी यहां पे थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। देखो, डिस्प्लेसमेंट में हमें कुछ लेना देना नहीं था, हमें क्या करना था? बस
इनिशियल एंड फाइनल दो पोजीशन मिल गई, दोनों को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना था, लेकिन डिस्टेंस कैलकुलेट करते टाइम एक्चुअल में बॉडी किस पाथ से ट्रैवल कर रही थी वो पूरा का पूरा पाथ लेंथ हमें यहाँ पे कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, कैसे? विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपको क्लियर हो जाएगा। उससे पहले सारी सिमिलर बातें यहाँ पे भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसका भी नोटेशन एक्स, एस और डी होगा, ऐसा यूनिट भी इसका मीटर होगा, डायमेंशन इसके L1, M0, T0 रहेंगे। बस ये वेक्टर की जगह पे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इट्स ए स्केलर क्वांटिटी। तो अगर स्केलर है तो इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी? इनिशियल टू फाइनल या फाइनल टू इनिशियल? ऋषभ, हर्षदा, स्केलर है तो डायरेक्शन ही नहीं होगी, स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्शंस नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इनको बेसिकली इंट्रोड्यूस कर लिया है। अब इनसे रिलेटेड और 2 से 3 पॉइंट है जो आप यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद मुझे एग्जांपल्स देने हैं। कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो रहेगा। मतलब डिस्टेंस जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। उसके बाद में जो डिस्प्लेसमेंट होता है इट में भी पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन इन्वॉल्व है। कंडीशन क्या है देखो, कि अगर यहाँ पे इस तरह से ये x है प्लस, ये x है माइनस, ये प्लस y एंड यहाँ पे माइनस y, ये बन गया ओरिजिन। तो अगर आपको बोला गया है कि बॉडी जो है इनिशियली इस पॉइंट के ऊपर थी P, जो ओरिजिन से 4 मीटर पे है, उसके बाद में बॉडी जो है O के ऊपर आ गई एंड फाइनली बॉडी के इस साइड में Q जो 6 मीटर पे था, यहां पे आके बॉडी रुक गई। मतलब बॉडी निकली है P से, बॉडी आ गई Q के ऊपर। तो मुझे बोलो इस केस में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया एंड बॉडी का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? चलो कॉमन फास्ट बोलो। रेणुका, हर्षदा, चलो ऑडियो आ रहा है सबको? कुछ तो रिप्लाई करो, ऑडियो है कि क्लियर? यस सर। चलो आंसर बोलो फिर। देखो यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे बॉडी ने जो पाथ लेंथ फॉलो की है वो पूरी हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। मतलब बॉडी का डिस्टेंस हो गया 10 मीटर, 6 मीटर प्लस 4 मीटर। ओके, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते टाइम देखो कंडीशन क्या हो गई, बॉडी कहां पे आ रही है? निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। फिर से हमें इन दोनों के बिटवीन स्ट्रेट लाइन कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर ही हुआ, लेकिन निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हुआ है, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा। यानी डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, में भी जीरो, निगेटिव। पॉजिटिव तो नॉर्मली होता ही है, लेकिन निगेटिव होता है, यहां से समझ में आ गया। लेकिन जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा। क्लियर? यस। ओके, नेक्स्ट, ये जो डिस्टेंस है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे होता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी ग्रेटर नहीं हो सकता, हर बार डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होता है। एक ही केस है जहां पे दोनों इक्वल होते हैं कि डिस्टेंस बिकम्स इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और ये कब? इफ बॉडी इज मूविंग along, if body is moving along straight line without changing its direction। मतलब जैसे यहां पे हुआ था कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही थी P से लेके Q तक, और बॉडी ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की, इसलिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट
दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल था। ये डायरेक्शन की वजह से निगेटिव आ गया, लेकिन दोनों इक्वल थे। क्लियर? लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूंगा कि सेम डायग्राम है, बॉडी पी के ऊपर थी, देन क्यू के ऊपर आ गई, एंड क्यू से लेके अगेन पी के ऊपर चली गई। देखो सेम डायग्राम है, और मैंने क्या बोला है, पहले बॉडी पी टू क्यू जा रही है, देन बॉडी क्यू टू पी जा रही है। तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एंड डिस्टेंस कितना होगा, ये आप कैलकुलेट करके बोलेंगे। चलो कम ऑन फास्ट, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन दिस केस? सर डिस्प्लेसमेंट 0 होईल ना, व्हाई? कारण तो इनिशियल पासून फायनल वर गेला आणि फायनल पासून इनिशियल वरच आला ना परत. वेरी गुड, फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन सेम है, उनकी बिटवीन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड 0 होगा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 बन गया। ओके, देन व्हाट अबाउट डिस्टेंस? आणि डिस्टेंस 20 होईल ना. 20. इधर जाते टाइम 10, उधर आते टाइम 10, 10 प्लस 10 इट विल बिकम 20 मीटर। यानी कि जो लिख के दिया है वो समझ में आ रहा है आपको, कि अगर बॉडी ने डायरेक्शन चेंज कर दी तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा, किससे? डिस्प्लेसमेंट से। ओके, चलो अभी इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लेंगे। आपको बोला गया है कि एक बॉडी है, ए से निकल के बी के ऊपर आ गई, और ये एक सर्कुलर ट्रैक है ऑफ रेडियस आर। तो अगर बॉडी ए से लेके बी के ऊपर ट्रैवल कर रही है इस पाथ के अलोंग, तो उस केस में बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा एंड बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। चलो कर सकते हैं कैलकुलेट। चलो बोलो आंसर, ऋषभ, रेणुका। नहीं, Distance is pi r वेरी and गुड, displacement 2r. करेक्ट है। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये बन गया सर्कल का डायमीटर विच विल बी इक्वल्स टू 2r। 2r. एंड जब डिस्टेंस चाहिए तो हमें ये एक्चुअली इस पाथ की लेंथ लेनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर देखेंगे पूरा सर्कल होता तो 2 पाई आर, यहाँ पे आधा दिया है तो ये बनेगा पाई आर। तो डिस्टेंस पाई आर एंड डिस्प्लेसमेंट 2r। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन है, एक सर्कुलर ट्रैक है जिसकी रेडियस है 40 मीटर, और आपको बोला है इस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर कोई तो जॉगिंग कर रहा है जो हर एक 40 सेकंड में एक चक्कर 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। मतलब उसको एक चक्कर मारने के लिए, रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड है 40 सेकंड। तो ऐसे अगर वो 3 मिनट तक जॉगिंग कर रहा है, तो आफ्टर 3 मिनट उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एंड उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है? यस सर. चलो करो फिर कैलकुलेट। सीयर जिनको आता है सॉल्व करो, बाकी बोर्ड पे ध्यान देंगे। कंडीशन क्या है कि 3 मिनट्स यानी कि क्या होता है, बोलो कितने सेकंड होते हैं? 180. 180 सेकंड। उसमें कंडीशन क्या है कि पहले जब 40 सेकंड हो जाएंगे
तब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा, एंड जब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा तब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0, क्योंकि रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है मतलब बॉडी अगर P से निकली थी तो P के ऊपर आ गई, यानी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन रिवॉल्यूशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी विल बी 0। एट द सेम टाइम बॉडी का डिस्टेंस कितना बनेगा? इक्वल टू सरकमफरेंस, यानी 2πr। क्लियर? उसी तरह से नेक्स्ट 40 सेकंड में सेम पार्ट होगा। जब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड विल बिकम 2πr। उसके बाद में और एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा, देन और एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा, एंड इतने टाइम के बाद 40 40 40 40 कितने हो गए? 160 सेकंड के बाद में अगर ओवरऑल देखेंगे इधर 1 1 मतलब 4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गए, डिस्प्लेसमेंट 0 ही रहेगा। ये 2πr प्लस 2πr प्लस 2πr प्लस 2πr मतलब 4 इंटू 2πr बनेगा 8πr, ये उसका डिस्टेंस होगा। क्लियर यहां तक? यस नो? यस सर, क्लियर। तो रिमेनिंग 20 सेकंड में क्या होगा? हाफ डिस्टेंस कवर। ये कवर करेगा, वेरी गुड, हाफ रिवॉल्यूशन। तो हाफ रिवॉल्यूशन कवर होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा? 2r। एंड डिस्टेंस कितना होगा? 5r। मतलब ओवरऑल अगर कैलकुलेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट पहले तो 0 ही था, यहाँ पे आ गया 2r, r को 40 बोला था, ये बन गया 80 मीटर। लेकिन अगर हमें डिस्टेंस चाहिए तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा यहां तक 8πr प्लस अभी का πr मतलब कितना होगा? 9πr मतलब 360 पाई मीटर। दिस विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। क्लियर? यस सर। ओ सर। चलो नेक्स्ट। अब आपको बोला गया है कि सपोज कोई बॉडी है ए के ऊपर थी, देन टुवर्ड्स ईस्ट बॉडी ट्रैवल कर रही है 12 मीटर, देन उसके बाद में बॉडी ट्रैवल कर रही है टुवर्ड्स नॉर्थ अगेन 13 मीटर। तो उस केस में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एंड डिस्टेंस कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। डू इट। सबसे पहले हमें यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी कि सपोज कोई भी पॉइंट यहाँ पे, अभी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ कहाँ पे है वो आपके ऊपर है, जहाँ पे डिसाइड करना है वहां पे डिसाइड करो। मैं एज्यूम करता हूँ कि बॉडी यहाँ पे थी, यहाँ से ईस्ट में चली गई, कितना डिस्टेंस? 12 मीटर। देन नॉर्थ को अगर अपवर्ड कंसीडर करूंगा तो ये ऊपर चली गई 13 मीटर। ठीक है, तो 12 मीटर 13 मीटर यानी बॉडी का जो डिस्टेंस हो गया 13 प्लस 12 कितना होगा? 25 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये अगर बॉडी की फाइनल पोजीशन है तो इनिशियल एंड फाइनल इनको कनेक्ट करना पड़ेगा और इनके बिटवीन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो बनेगा डिस्प्लेसमेंट। अब आ गया रेगुलर हमारा मैथमेटिक्स, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का 144, 13 का 169, तो कितनी आती है इनकी एडिशन? 313, यानी x इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 17.8 17.9 मीटर। दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। क्लियर? ओ सर। चलो, तो इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस जो है वो वेरी करते हैं वेरियस केस में। इस रिलेटेड जो रिमेनिंग एग्जांपल्स होंगे मैं आपको वर्कशीट में एंड टेस्ट पेपर में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट आने के बाद, पढ़ने के बाद मैकेनिक्स में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आती है, दैट इज वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी का मतलब होता है जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको होने के लिए लगने वाला टाइम, यानी रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। जो भी डिस्प्लेसमेंट बॉडी का हो रहा है उसका होने वाला जो रेट होगा उसको अपन वेलोसिटी बोलते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट को अपन पहले डिफाइन कर चुके हैं कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी चेंज इन पोजीशन
तो ये बनेगा डिस्प्लेसमेंट, टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये मिल गई हमें वेलोसिटी। तो v वेक्टर इज इक्वल्स टू मिल गया x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t। इन जनरल हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पर यूनिट टाइम, डायरेक्ट इन दोनों का डिफरेंस अगर डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पे v वेक्टर बनेगा x वेक्टर अपॉन t, या फिर अगर हम उसको इंस्टेंटेनियस फॉर्म में आगे बोलता हूं क्या होता है लिखेंगे तो वो बनता है dx/dt। तो इस तरह से एक ही फॉर्मूला है वेलोसिटी का, लेकिन उसको हम वेरियस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब चाहिए हमें उसका SI यूनिट। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर, टाइम का है सेकंड, तो इसका SI यूनिट बनेगा मीटर पर सेकंड। अगर यहाँ पे डायमेंशन चाहिए तो लेंथ एक बार है तो L1, टाइम डिनोमिनेटर में था ऊपर आके t-1, एंड ये वेलोसिटी जो है बेसिकली अगेन इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्यों वेक्टर है? क्योंकि वेलोसिटी को डिराइव करने के लिए हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसलिए वेलोसिटी भी वेक्टर है। तो इस वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन कहां पे होगी? चलो बोलो, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी सेम, किसके सेम? एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट की कौन सी थी? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, तो वेलोसिटी विल बी डायरेक्टेड अलोंग द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जैसे हम डिस्प्लेसमेंट के साथ में डिस्टेंस पढ़ते थे, वैसे वेलोसिटी के साथ में हमें पढ़ना पड़ेगा स्पीड को। अब स्पीड मतलब क्या होगा? ये डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम था, ये डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होगा, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। इट इज डिनोटेड बाय v और इसका फॉर्मूला होगा x/t। यहाँ पे x फाइनल x इनिशियल कुछ नहीं, डायरेक्ट कितना पाथ लेंथ कवर्ड किया डिवाइडेड बाय टाइम। ये यूनिट तो सेम ही होगा, मीटर पर सेकंड। डायमेंशंस L1 t-1। देन ये वेक्टर या स्केलर है, अगर डिस्टेंस स्केलर है टाइम स्केलर है तो इसको भी स्केलर होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वेलोसिटी एंड स्पीड जो है वो एक ही चीज में डिफर करती है, ये वेक्टर है ये स्केलर है, ठीक है। बाकी उनका फॉर्मूला देन यूनिट्स एंड डायमेंशंस वो सेम है। क्लियर? अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं आज वर्कशीट में, टेस्ट में भी एंड फाइनल एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स वहां पे यूज करते हैं। जो वेलोसिटी है उसको दो पार्ट में पूछा जाता है। कभी कभी बोलते हैं कि वेलोसिटी कैलकुलेट करो लेकिन वो एवरेज कैलकुलेट करो, या फिर कभी कभी बोलते हैं वेलोसिटी कैलकुलेट करो जो इंस्टेंटेनियस होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करो। तो इन दोनों वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है? किसी को कुछ आइडिया है? कम ऑन फास्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? चलो बोलो। एवरेज में स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम होता है और इंटेंसिटी में पोजीशन ऑफ पार्टिकल रेट ऑफ चेंज उस पर डिपेंड होता है। वेरी गुड, करेक्ट। ये भी देखो होता क्या है कि जैसे अपन औरंगाबाद से निकले पुणे के लिए और टोटल हमारा जो डिस्टेंस था औरंगाबाद टू पुणे ट्रैवल करने के लिए वो है अराउंड 250 किलोमीटर, और वो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है 5 घंटे। तो अगर हमें एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे तो हम टोटल डिस्प्लेसमेंट लेंगे 250 डिवाइड बाय टाइम लेंगे तो हमें 50 किलोमीटर पर आवर ये मिल गई एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। मतलब हम बोल सकते हैं कि ऑन एन एवरेज कार जो है 50 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रही थी। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हर एक पॉइंट पे कार की स्पीड इतनी हो, है ना। जैसे औरंगाबाद से बाहर चले गए और एक आधा सिग्नल लग गया, सिग्नल के ऊपर रुकना पड़ेगा। मतलब सिग्नल पे जब कार रुकी है उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कार की वेलोसिटी कितनी बनेगी? सिग्नल पे कार रुकी हुई है और उस इंस्टेंट पे अपन वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, कितनी होगी वेलोसिटी? 0 होगी ना। कार रुकी है मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 होगी। तो इंस्टेंटेनियस मतलब जिस टाइम पे बोला है उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे। ये हो गई हमारी जनरल डिस्कशन की बातें। लेकिन जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं
तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको दोनों को सिंप्लीफाई करने की जो मेथड है उसको डिफरेंट वे से मेंटेन करना पड़ता है। कैसे, उसको अपन यहाँ पे देखेंगे। और उसको देखने के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है एक मैथमेटिकल प्रोसेस जिसको अपन बोलते हैं डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आप जो है इंजीनियरिंग सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इतना कुछ बड़ा इश्यू है नहीं, सबको डिफरेंशिएशन मालूम है कैसे किया जाता है। फिर भी एक बार 2 मिनट में बोल देता हूं कि हम यहाँ पे जो एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं उसमें वेरिएबल टी आने वाला है, और जो टी की पावर है वो अपन अगर n एज्यूम करेंगे तो जब ये n को अपन डिफरेंशिएट करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, बस जो पावर है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है एंड पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। मालूम है सबको? यस सर। तो बोलो 5t² का डेरिवेटिव कितना होगा? 5t² - 1। 5t² का डेरिवेटिव 5t² - 1। हर्षदा नहीं ना, देखो पावर से 5 - 1 ना सर। 10t 10t। हर्षदा हाँ मतलब ये पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना पहले, तो 5 × 2 हाँ 10, फिर 10 2 में से 1 गया 10t। अब 10t का डेरिवेटिव 10 इसका बोलो, 10t का सर 10 सिर्फ 10। क्यों 10 हुआ? देखो 10 t की पावर कुछ नहीं Square. मतलब 1 है, तो 10 × 1 10 इंटू t रेज टू 1 - 1 0 हो गया, बट एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। 0 भी 1 है इसलिए हम सिर्फ इसको 10 बोलते हैं। अब ये 10 का डेरिवेटिव बोलो। सर 0 0। क्यों 0? क्योंकि वो कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्यों 0 है, इसका रीजन भी यही पे देते। रूल क्या है, पावर से मल्टीप्लाई करो, पावर कितनी है 0, 0 × एनीथिंग विल बिकम 0। ठीक है, तो इसका हमें यहाँ पे यूज करना है। कैसे यूज करना है, अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे सब लोग। होता क्या है, देखो आपको क्वेश्चन में बोला जाता है कि डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन बाय 8t² - 2t + 10। क्या बोला जाता है कि डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन बाय, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होने वाला है। एंड कैसे चेंज होगा, ऐसे इक्वेशन के फॉर्म में आपको देते हैं 8t² - 2t + 10। तो अब यहां पे इस फॉर्मेट में क्वेश्चन देने के बाद आपको अगर बोला जाता है कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन 5 सेकंड, या फिर बोला जाता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 5th सेकंड, दोनों में क्या डिफरेंस है बोलो मुझे। यहां पे t = 5 एंड t = 5th, बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में? बोथ आर सेम और डिफरेंट? डिफरेंट। डिफरेंट। क्या डिफरेंस है बेटा? डिफरेंस ये है, 5 अगर दिया है तो इसका मतलब 0 से लेके 5 तक, एंड अगर 5th बोला है तो इसका मतलब होता है 4th खत्म होने के बाद एंड 6th शुरू होने से पहले जो है उसको 5th बोला जाता है। क्लियर है दोनों में डिफरेंस? यस सर। तो आपको अगर बोला जा रहा है कि एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करो या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करो, या फिर आपको एवरेज या फिर इंस्टेंटेनियस, इनमें से कोई भी वर्ड अगर यूज नहीं कर रहे, लेकिन टाइम देते टाइम आपको ये th वाला दे रहे, पर्टिकुलर सेकंड दे रहे, फर्स्ट दे रहे, सेकंड दे रहे, थर्ड दे रहे, 10th दे रहे, 11th दे रहे, मतलब वो इनडायरेक्टली बोल रहे कि क्या कैलकुलेट करो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करो। लेकिन अगर 3 सेकंड, 8 सेकंड, 5 सेकंड बोल रहे तो इसका मतलब क्या करना होगा, हमें एवरेज कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो इनको डिफाइन करके नहीं देता मैं, आपको समझ में आ गई मीनिंग, बस इनको सॉल्व करने की मेथड डिफरेंट है। कैसे, अब बोर्ड पे ध्यान देंगे आप सब लोग कि आपको बोला गया है कि पहले कैलकुलेट करो एवरेज वेलोसिटी। अब अगर ऐसे बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करो तो हमें करना क्या है, देखो जो इक्वेशन है हमारा x = 8t² - 2t + 10, इसमें पहली केस में हम t = 0 पुट करेंगे और हमें x की जो वैल्यू मिलेगी वो होगी इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी, क्योंकि हम 0 to 5 इसकी बिटवीन एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं।
अब इस इक्वेशन में अगर t को 0 पुट करेंगे तो x इनिशियल आ गया 10 मीटर, क्लियर है? यस सर। उसी तरह से जब हम यहाँ पे t इज इक्वल्स टू 5 पुट करेंगे, इन दैट केस x फाइनल कितना आएगा? देखो यहाँ पे 8 इंटू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू 5 मतलब 10 प्लस 10 कितना आ रहा है ये? बोलो। 200 मीटर। 200। तो यहां पे मेरे पास इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है, तो अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा x फाइनल माइनस n x इनिशियल अपॉन टाइम t। अब इसमें अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो ये बनेगा 200 माइनस 10 अपॉन टाइम कितना होगा? 5 माइनस 0 यानी 5, तो कितना आएगा ये? 190 अपॉन 5, यानी कि एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई? 38 मीटर पर सेकंड, क्लियर? तो हर बार अगर आपको एवरेज वेलोसिटी बोला गया है तो इसी मेथड से, इसी फॉर्मेट से हम सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। उसके अगेंस्ट अगर हमें कैलकुलेट करनी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 5th सेकंड, तो क्या करना है हमें? जब हमें बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करो तो हमें करना है डिफरेंशिएशन ऑफ x, यानी v इक्वल्स टू यूज करेंगे अपन dx बाई dt। कब? अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए ओनली तब। यानी कि क्या होगा? यहां पे डिफरेंशिएशन होगा x का, बट x का इक्वेशन है 8t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 10। x का इक्वेशन यहां पे पुट किया। अब डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? मैंने फॉर्मूला अभी बोला था, तो मुझे बोलो 8t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 16t माइनस 2। 16t माइनस 2 2 हो गया। अब यहां पे बोला है कि t कितनी लेनी है? 5। हाँ 5 पुट करेंगे तो 16 इंटू 5 80 80 माइनस 2 78। यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी थी? 78 मीटर पर सेकंड थी। ये क्लियर हो रहा है हमें यहाँ पे कि एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 5 सेकंड के बाद सेम नहीं थी। एवरेज 38 थी लेकिन इंस्टेंटेनियस कितनी उस इंस्टेंट पे? 78 मीटर पर सेकंड थी। क्लियर है? तो इस मेथड से हमें ये सिंप्लीफाई करना है। एवरेज बोलेंगे t1 पुट करके x इनिशियल आएगा, t2 पुट करके x फाइनल आएगा, फिर x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन टाइम करेंगे, एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। लेकिन जब अपन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो सीधा सीधा हमें करना क्या है? वहां पे डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएटिंग के लिए एक ही रूल, पावर से मल्टीप्लाई करो, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, एंड जो आने वाला आंसर है डिफरेंशिएशन के बाद में टाइम की वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द वैल्यू फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर? यस सर। चलो, तो यहाँ पे वेलोसिटी का इंट्रोडक्शन हो गया, स्पीड का हो गया, उसके बाद में एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस का भी हो गया। अब इसके बाद में टॉपिक की नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी आती है, दैट इज एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन? मतलब यस, व्हाट इज एक्सेलरेशन? the rate of change of velocity is equal to acceleration. वेरी गुड। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यानी कि यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन के डेफिनेशन में मैंने स्पीड का यूज नहीं किया है, मैंने किसका यूज किया है? वेलोसिटी का। यानी कि स्पीड का एंड एक्सेलरेशन का कुछ भी रिलेशन नहीं है। एक्सेलरेशन डिपेंडेंट है ओनली ऑन वेलोसिटी। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन रहेगा, इट इज डिनोटेड बाय ए, और इसका फॉर्मूला बनेगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब इसका एसआई यूनिट बनेगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। डायमेंशंस होंगे L1 t-2, एंड अगेन ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर है। वेक्टर एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो एक पॉइंट यहां पे आता है जो मैं सर्कुलर मोशन में भी आगे फिर से पढ़ाने वाला हूं कि एक्सेलरेशन को डिफाइन करते टाइम हमने यहां पे लिखा है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यानी एक्सेलरेशन जो इंड्यूस्ड होता है वो इंड्यूस्ड होगा वेलोसिटी के चेंज होने से,
लेकिन वेलोसिटी जो है बेसिकली इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, एंड ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी की होने की वजह से इट कैन बी चेंज इन टू वेज। नंबर वन, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। नंबर टू, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो सकती है। नंबर थ्री, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों भी चेंज हो सकते हैं। तीनों भी केस में वहां पे क्या होता है, एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होता है। लेकिन अभी जो बात अपन डिस्कस कर रहे हैं मोशन इन ए प्लेन का, हमारा जो फर्स्ट बीट है आज के डिस्कशन का पॉइंट है, वहां पे अपन डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, यानी यहाँ पे बॉडी जो है अपनी मोशन एक ही डायरेक्शन में एक ही पाथ पे परफॉर्म करने वाली है, उसको चेंज नहीं करने वाली। इसलिए यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड का अगर चेंज हो रहा है वेलोसिटी के, तभी एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर? यस सर। अब एक्सेलरेशन रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको नोट डाउन करनी है कि अगर इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, देन इट इज नोन एज, उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सेलरेशन ही बोलेंगे। एंड उस केस में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन द सेम डायरेक्शन। अगर ऐसे हो रहा है कि वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब सिचुएशन क्या होती है, देखो जैसे अपन बाइक पे बैठ गए और बाइक हमने स्टार्ट कर दी, स्टार्ट करने के बाद हमने गियर डाला और क्लच छोड़ के हम बाइक को एक्सेलरेट करने वाले हैं, तो उस मोमेंट पे बाइक रेस्ट में, मतलब बाइक की वेलोसिटी 0 है और उसके बाद में हम बाइक एक्सेलरेट करने वाले हैं। इसका मतलब क्या करने वाले हैं, उसकी स्पीड बढ़ाने वाले हैं। तो वहां पे होता क्या है, देखो ये जो एक्सेलरेशन है ये बाइक को आगे से खींचता है, इसलिए वेलोसिटी बढ़ती है। एंड उस केस में वेलोसिटी एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में एक्ट होता है एंड उसको अपन एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। लेकिन जब अपन स्पीड में बाइक चला रहे हैं और सडनली कोई ऑब्स्टेकल रोड के ऊपर आ गया, तो हमें वहां पे ब्रेक्स अप्लाई करने पड़ते हैं। तो ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद जो व्हीकल है, जो बाइक है, वो रुकती है। तो उस टाइम पे जो होता है उसको क्या बोला जाता है, यानी मैं यहां पे लिखूंगा कि इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, अगर वेलोसिटी कम हो रही है, देन इट इज नोन एज, बोलो, रिटार्डेशन। क्या बोला जाता है उसको, रिटार्डेशन। और उसको और एक वर्ड है, दैट इज डिसेलरेशन। रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। और रिटार्डेशन की केस में क्या होगा, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इनकी डायरेक्शन अपोजिट बन जाएगी। मतलब जब हम बाइक का ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन 180 डिग्री से पीछे आ रहा है एंड बाइक को पीछे खींच रहा है। वेलोसिटी आगे है, एक्सेलरेशन पीछे है, इसलिए वेलोसिटी को कम होना पड़ता है और बाइक आके रुकती है। क्लियर? तो ठीक है, आज का बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें हमने टॉपिक का इंट्रोडक्शन एंड कुछ बेसिक कंसेप्ट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, इनकी डेफिनेशन एंड कुछ बेसिक एग्जांपल का यहाँ पे डिस्कशन किया है। जितना डिस्कशन हुआ है उसके ऊपर मैं टेस्ट असाइन कर रहा हूँ ग्रुप के ऊपर, सॉरी ऐप के ऊपर। उस टेस्ट को आपको देना है, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। स्टार्ट में क्वेश्चन के नंबर जो है टेस्ट में वो कम रहेंगे, आगे आगे जैसे सिलेबस होगा पर डे 50 क्वेश्चन के अपन टेस्ट लेने वाले हैं। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट जो है हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मोशन इन ए प्लेन जो है टॉपिक में जितना कंसेप्ट हमारा पढ़ के हो चुका है उतना एक बार रीड कर लो। जो आपके पास मटेरियल है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, उसको सॉल्व करो। कुछ क्वेश्चंस मैं भी प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, सो रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर। थैंक यू।